नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 27 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन के बारे में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर यूजीसी की नई गाइडलाइन से संबंधित कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, वो इशू डिटेल में डिस्कस करिए। तो देखो, एग्जाम में भी वो इंपॉर्टेंट इशू है, तो यूजीसी की गाइडलाइंस वाला जो इशू है वो हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट्स एंड पोल्यूशन के बीच में क्या लिंकेज है, वो इंडियन एक्सप्रेस का है, स्पोर्ट्स एंड पोल्यूशन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया में ना पॉपुलेशन और इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में है। देखो, अक्सर हम ये सुनते रहते हैं इंडिया जो है वो एक यंग कंट्री है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंडिया का एक हिस्सा तो वो है जो देखो धीरे धीरे अब बूढ़ा हो रहा है, दूसरा हिस्सा यानी नॉर्थ इंडिया अभी यंग है लेकिन तैयार नहीं है, स्किल नहीं दे पा रहे हैं। अभी देखो आरबीआई की ना एक रिपोर्ट आई जो इंडिया के ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की डार्क रियलिटी बताती है। तो इसी पे फोकस करते हुए हम पॉपुलेशन और इकोनॉमी के फ्यूचर को समझेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले वैसे देखो, आपको ना इस टर्म का मतलब पता होगा, फिर भी बता देता हूं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब देखो किसी देश में ना काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, यानी 15 से 59 की एज ग्रुप में ज्यादा लोग हैं और डिपेंडेंट लोग कम हैं, मतलब बच्चे और बूढ़े जो काम नहीं करते डिपेंडेंट हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम है। तो इसका मतलब यह है उस देश की जो इकोनॉमी है ना वो बूस्ट होती है और इसे डिविडेंड यानी मुनाफा बोलते हैं। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट देखो ये बोलती है कि अब जो तस्वीर है बदल रही है। इंडिया के जो सभी स्टेट्स हैं ना वो एक स्पीड से नहीं चल रहे हैं। मतलब इंडिया के जो सभी स्टेट्स हैं ना वो ट्रेन के कोचेस की तरह नहीं हैं, ट्रेन के सारे कोच एक ही स्पीड पे चलते हैं। नहीं, इंडिया के सारे जो कोच हैं, सारे जो स्टेट्स हैं ना वो एक कारवां की तरह है, काफिले की तरह है, जिसमें कोई गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई, कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही है, कोई गाड़ी धीरे चल रही है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। केरला और तमिलनाडु, देखो ये वो राज्य हैं जो अब एजिंग स्टेट्स बन रहे हैं। मतलब यहां की जो पॉपुलेशन है ना केरला की और तमिलनाडु की, वो बूढ़ी हो रही है। आप डेटा नोट कीजिए, 2036 तक ना, 2036 आते आते केरला और तमिलनाडु में ना 20% से ज्यादा लोग बुजुर्ग होंगे। केरला में यह संख्या होगी 22% और तमिलनाडु में यह संख्या होगी 20%। सोच के देखो, मतलब 5 में से 1 इंसान तमिलनाडु और केरला में ना सीनियर सिटीजन होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों की, ये हैं यूथफुल स्टेट्स, ये हैं यूथफुल राज्य हैं। इनकी वर्किंग पॉपुलेशन ना 2031 के बाद भी बढ़ती रहेगी। जबकि तीसरा ग्रुप महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों का, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं ना ये बीच में है, ये बीच में है, मतलब ग्रोथ भी है लेकिन एजिंग भी स्टार्ट हो गई है, पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ी होना स्टार्ट हो गई है लेकिन ग्रोथ भी हो रही है। तो सोचो देखो, एक ही देश में 3 अलग अलग वर्ल्ड बन रहे हैं। एक तरफ देखो हमें केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रिटायरमेंट होम्स की जरूरत है, दूसरी तरफ जो यूथफुल राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहां पे हमें अच्छे स्कूल्स बनाने की आवश्यकता है, यहां पे हमें जॉब्स देने की आवश्यकता है। तो पूरे देश के लिए एक पॉलिसी आप नहीं बना सकते क्योंकि अलग अलग राज्यों की सिचुएशन अलग अलग है। अब देखो इसके बाद ना राइटर एक बात बोलते हैं, चलो मैं आपको यह बता दूं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला पॉइंट। देखो कोई भी देश ना इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। मतलब समझ गए, जैसे जब इंडिया में इलिटरेसी काफी ज्यादा थी तो उस समय इंडिया में बर्थ रेट भी हाई थी, डेथ रेट भी हाई थी, पॉपुलेशन स्टेबल थी क्योंकि जितने लोग ज्यादा पैदा हो रहे थे उतने मर भी रहे थे, इलाज ही नहीं होता था। फिर स्टेज 2 आई, धीरे धीरे इंडिया में इलाज ठीक होना स्टार्ट हुआ। बात इंडिया की नहीं है, इंडिया का तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, हर देश के साथ में ऐसा होता है। फिर देखो इंडिया में धीरे धीरे डेथ रेट तो कम हो गई, क्यों? क्योंकि इलाज अच्छा हो गया, मेडिकल की सुविधाएं अच्छी हो गई,
लेकिन बर्थ रेट हाई की हाई हुई, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? लोग कम मर रहे हैं लेकिन बर्थ रेट उतनी ही है। फिर इस सिचुएशन में ना पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। फिर तीसरी स्टेज आती है कि बर्थ रेट तो काफी तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है जैसे आज के समय में हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चा पालना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत महंगा पड़ता है, तो लोग कम बच्चे पैदा करके खुश हैं। लेकिन डेथ रेट कम तो हो रही है, लेकिन अब स्लोली कम हो रही है, क्योंकि इलाज तो कम हो गया ना। एक लेवल के बाद तो सैचुरेशन आ जाए, इलाज तो अच्छा हो गया ना, कितना अच्छा कर लोगे, एक लेवल के बाद तो सैचुरेशन आ जाएगा कि हाँ भाई, पहले अगर 1000 लोग मर रहे थे तो हम कोशिश करके 900 लोग 100 लोगों को बचा लेंगे, 900 तो फिर भी मरेंगे ना। फिर चौथी स्टेज होती है बर्थ रेट भी लो और डेथ रेट भी लो। ये वो सिचुएशन होती है फिर से जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाती है। तो किसी भी देश की पॉपुलेशन ना इन 4 स्टेजेस से होके गुजरती है, समझ गए? इन्हें बोलते हैं स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ना राइटर एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोलते हैं। राइटर ये बोलते हैं कि देखो, आरबीआई की जो एडवाइस है ना, आरबीआई ने अभी एक एडवाइस दी स्टेट्स को, मतलब जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है ना, केरला, तमिलनाडु, उन राज्यों को ना आरबीआई ने एडवाइस दी। राइटर बोलते हैं आरबीआई की जो एडवाइस है ना वो टोन डीफ है। टोन डीफ मतलब जैसे आप किसी से कोई एडवाइस मांगते हो तो वो आपकी सिचुएशन देख के आपको एडवाइस करे, तो ये बेहतर रहता है ना। अब जैसे कोई एस्पायरेंट मेरे से पूछने आया कि सर मेरा प्रीलिम क्लियर नहीं हो रहा है, मैं बिना उसकी प्रॉब्लम जाने ये बोल दूं कि एनसीईआरटी ठीक से पढ़ो, तो ये तो टोन डीफ एडवाइस हो गई ना। मैंने उसको गहराई में गया ही नहीं मैं प्रॉब्लम के, भाई तुम्हारा प्रीलिम क्यों नहीं हो रहा है, क्या तुमने कंसेप्ट पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, क्या तुमने रिवीजन अच्छे से करी है, कहाँ गलती हो रही है। मैंने उसकी पूरी बात सुनी नहीं, सीधा ऐसे रैंडम बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ो। तो ऐसी एडवाइस होगी टोन डीफ एडवाइस। तो उसी प्रकार की एडवाइस आरबीआई ने दे दी है उन राज्यों को जहां पे पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। आरबीआई ने इन राज्यों को बोला कि आप अपनी सब्सिडीज को ना रैशनलाइज कीजिए। जो आप सब्सिडीज देते हो ना, यानी मुफ्त की स्कीम्स, उनको आप रैशनलाइज करो। आप बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हो, क्योंकि ना आपकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, आपको आने वाले समय में ना पेंशन देनी पड़ेगी और उसका पैसा आपको बचाना है। तो कैसे बचाओगे? मुफ्त की स्कीम्स को कम करके। लेकिन यहां पे ना राइटर बोलते हैं साउथ इंडिया के स्टेट्स के ऊपर ना दोहरी मार है। क्या दोहरी मार है? आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंट राइटर देते हैं सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन का। ये पहला पॉइंट है, ये पहली मार है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठा करती है ना, उसका हिस्सा आपको पता है स्टेट्स को मिलता है। लेकिन फॉर्मूले में ना फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला तैयार करती है जिसके बेस पे अलग अलग राज्यों को पैसा मिलता है। उस फॉर्मूले में ना पॉपुलेशन का वेटेज ज्यादा है। अब साउथ ने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है तो उन्हें ना अब कम पैसा मिल रहा है। नॉर्थ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन क्या यह फेयर है? नहीं, फेयर नहीं है। तो यह पहला पॉइंट है, पहली मार साउथ इंडिया के राज्यों के ऊपर, खास करके केरला और तमिलनाडु के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरी मार की। दूसरी मार है डीलिमिटेशन। दूसरी मार क्या है? दूसरी मार है, नीचे देखो, डीलिमिटेशन। मैं लिख भी देता हूं, दूसरी मार डीलिमिटेशन। देखो आने वाले सालों में ना लोकसभा की जो सीट्स हैं वो एडजस्ट होंगी। अब जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा सीट्स मिलेंगी, मतलब साउथ की जो पॉलिटिकल पावर है वो पार्लियामेंट में कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। ये तो देखो वही बात हो गई ना। मान लो आप क्लास में फर्स्ट आए और टीचर ने आपको ये बोल दिया कि आप टॉपर हो, इसलिए आपको ना एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स देनी पड़ेंगी। भाई उसने मेहनत करके टॉप किया है, अब उसी को आप बोल रहे हो कि आप एक्स्ट्रा असाइनमेंट करके लाओ, तो ये तो उसको पनिशमेंट देने वाली बात हो गई ना। समझ गए? तो ये दोहरी मार की बात करते हैं राइटर साउथ इंडिया के राज्यों के ऊपर। फिर इसके बाद देखो यूथफुल ट्रैप की बात की जाती है। मैं आपको खाली पेज लेके बता देता हूं। यूथफुल ट्रैप, ये देखो खाली पेज ले लिया। यूथफुल ट्रैप क्या है? यूथफुल ट्रैप मतलब देखो यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्य हैं। आरबीआई अब ये कहती है कि इन राज्यों में ना आप इन्वेस्ट करो ह्यूमन कैपिटल में, मतलब एजुकेशन और हेल्थ पर आप खर्चा करो, ताकि जो ज्यादा यूथ हैं इन राज्यों में वो यूथ काम कर सकें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है?
अब इन राज्यों में ना, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, अब इन राज्यों में ना एजुकेशन पे स्पेंडिंग या तो देखो स्टेगनेंट है, मतलब रुकी हुई है एजुकेशन पे स्पेंडिंग जो है, या फिर बल्कि एजुकेशन पे जो स्पेंडिंग है वो कम हो रही है। और इन राज्यों में क्या हाल है, डिग्री है लेकिन देखो जॉब के लायक स्किल्स नहीं है, डिग्री है लेकिन जॉब के लायक स्किल्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो अगर राज्य यूथफुल है तो क्या फायदा, मतलब ऐसी यूथफुलनेस का क्या अचार डालेंगे जो काम ही नहीं है इसके। फिर आर्टिकल ना एक बहुत बड़ा खतरा हाईलाइट करता है इसके आगे। वो खतरा क्या है, वो खतरा है ऑटोमेशन एंड एआई का। ये देखो खतरा क्या है, खतरा है ऑटोमेशन एंड एआई का। मतलब देखो यूथ वर्कफोर्स जो है वो देखो उस सिचुएशन में फैक्ट्रीज में एंटर कर रही है जहां पे देखो रोबोट्स और कंप्यूटर्स का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम होती जा रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आरबीआई बोलती है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर बढ़ाओ, मतलब जहां ज्यादा मजदूर लगे ना उन सेक्टर्स को प्रमोट करो। लेकिन देखो अगर इंडस्ट्री ही बदल गई तो फिर क्या होगा, मतलब एक डर पैदा हो रहा है, गेटिंग ओल्ड बिफोर रिच, बिफोर गेटिंग रिच, गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच। मतलब अगर ये यूथ जॉब नहीं पाएंगे तो देखो इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे, और इकोनॉमी को नहीं बूस्ट कर पाएंगे तो फिर जो हम हमेशा से बोलते आए हैं कि इंडिया के पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका फायदा उठा के इंडिया डेवलप बन सकता है, कहां डेवलप बनेगा फिर। ये तो वही वाली बात हो गई ना, आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा ही नहीं, इसके डेवलपिंग के डेवलपिंग रह गए, और उससे पहले कि आपकी, उससे डेवलप होते उससे पहले ही आपकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो गई। मतलब समझ गए, ये वाली दिक्कत है। फिर सोशल क्राइसिस की भी बात करते हैं राइटर, इसको भी मैं खाली पेन खाली पेज लेके सिखाता हूं। सोशल क्राइसिस, ये पॉइंट देखो एसए और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में भी इंपॉर्टेंट है। सोशल क्राइसिस रिसर्च देखो ये कहती है कि इंडिया में ना, इंडिया की पॉपुलेशन जो कई राज्यों में जैसे तमिलनाडु में, केरला में बूढ़ी हो रही है ना, उसका असर महिलाओं पे ज्यादा है, औरतों पे ज्यादा है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो औरतें हैं ना वो मैन से ज्यादा लंबी जिंदगी जीती हैं। ये बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट है, वो ज्यादा लंबी जिंदगी जीती हैं। और ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं ना, उन्होंने कभी फॉर्मल वर्कफोर्स में काम ही नहीं किया, तो उनके पास देखो ना तो पीएफ है, ना पेंशन है, ना सेविंग है, तो वो बल्कि ज्यादा वल्नरेबल हैं एज कंपेरिजन टू मैन। उन्होंने तो देखो काम किया होता है फिर भी फॉर्मल वर्कफोर्स में, तो उनके पास तो कुछ सेविंग, कुछ पीएफ, कुछ पेंशन का जुगाड़ होता है। लेकिन महिलाओं ने किया नहीं और वो ज्यादा लंबी जिंदगी जीती हैं, तो वो ज्यादा वल्नरेबल रहेंगी फिर। और आरबीआई का जो मॉडल है वो देखो ये कहता है, आरबीआई इस चीज को मानता है, जिन राज्यों की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है ना वहां पे फैमिली सपोर्ट है। अगर पीएफ नहीं है, अगर पेंशन नहीं है, अगर सेविंग नहीं है, तो भी देखो फैमिली सपोर्ट होगा और फैमिली जो है वो संभाल लेगी। लेकिन राइटर बोलते हैं भाई आज ना समाज बदल गया है, सोसाइटी जो है वो चेंज हो गई है। जो न्यूक्लियर फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज का जो चलन है वो आज के समय में ज्यादा है, और माइग्रेशन जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। बेटा गांव छोड़ के शहर चला जाता है या फिर विदेश चला जाता है काम करने के लिए, और घर पर बचते हैं सिर्फ बुजुर्ग। तो फैमिली सपोर्ट भी अब पहले जैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। समझ गए, मतलब परिवार का जो सुरक्षा कवच पहले हुआ करता था ना, वो परिवार का सुरक्षा कवच भी अब टूट रहा है। तो फाइनली अगर लास्ट में हम इस आर्टिकल को कंक्लूड करें तो राइटर ये बोलते हैं, देखो सिर्फ फिस्कल चेंजेस से कुछ नहीं होगा। मतलब जो आरबीआई बोल रही है केरला, तमिलनाडु जैसे राज्यों को कि आप पैसा बचाओ, आपको पेंशन के लिए पैसा बचाना पड़ेगा, आपकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आरबीआई का जो नजरिया है ना थोड़ा लिमिटेड है। 3 बड़े चेंजेस हमें चाहिए। कौन से चेंजेस चाहिए? सबसे पहले एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें चाहिए, हमें नए तरह की जॉब्स चाहिए। पुरानी जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं वो अब खत्म हो रही हैं, हमें नई जॉब्स चाहिए।
हमें फोकस करना होगा ग्रीन एनर्जी वाली जॉब्स पे, जैसे सोलर पैनल से रिलेटेड जॉब्स, विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जॉब्स। फिर हमें फोकस करना होगा केयर रिलेटेड जॉब्स पे, केयर इकोनॉमी, जैसे नर्सिंग की जॉब्स हैं और बुढ़ापे में जो केयर की जाती है उससे रिलेटेड जॉब्स, यानी बुजुर्गों की देखभाल रिलेटेड जॉब्स, हेल्थ केयर असिस्टेंस। अब एआई ना इन जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो इन जॉब्स पे हमें ध्यान देना होगा। ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन राइटर देते हैं इन्वेस्ट नाउ। ये यूथफुल स्टेट्स के लिए है। यूपी बिहार जैसे राज्यों ने अगर अभी हॉस्पिटल नहीं बनाए, अगर अभी पेंशन फंड नहीं बनाए, तो फ्यूचर में जब देखो उनका फर्टिलिटी रेट गिरेगा ना, तो उनको फिर उस समय फाइनेंशियल शॉक लगेगा और उनकी जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी उस समय। इसलिए अभी हॉस्पिटल बनाने होंगे, अभी पेंशन फंड बनाने होंगे। फिर तीसरा बोलते हैं राइटर स्टेट फंडिंग एल्डर केयर। मतलब आरबीआई कहता है फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी खर्चा कम करो, लेकिन आर्टिकल बोलता है ये गलत है। आप स्टेट्स को ये नहीं बोल सकते खर्चा कम करो, लेकिन हमें ना सोशल पेंशन को एक्सपेंड करना होगा। अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो देखो जो इज्जत का बुढ़ापा है ना वो सिर्फ अमीरों का होगा, वो गरीबों का नहीं होगा। इसलिए सरकार को एल्डर केयर पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब गरीब बुजुर्गों के लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि वो भी डिग्निटी के साथ में अपना बुढ़ापा काट सकें। तो कुल मिला के देखो इंडिया जो है ना एक डेमोग्राफिक चुराहे पर खड़ा है। सिर्फ ये बोलना कि हम यंग हैं अब काफी नहीं है। हमें ना साउथ के बुजुर्गों के लिए सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा और नॉर्थ के जो यूथ हैं उनके लिए क्वालिटी स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आरबीआई ने जो एडवाइस दी है ना राज्यों को, वो वन साइज फिट ऑल वाली एडवाइस है। मतलब वो गहरी एडवाइस नहीं है, कंपैशन दिखाना पड़ेगा आरबीआई को अपनी एडवाइस में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है इस इशू से संबंधित है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हम इस आर्टिकल से संबंधित डिस्कस करेंगे, जैसे यूजीसी का रोल एंड हिस्ट्री, नई जो गाइडलाइंस आई हैं वो कैसे एडवाइजरी पहले हुआ करती थी लेकिन अब मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं, ओबीसी फैक्टर एंड कंट्रोवर्सी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं जो यूजीसी है वो है क्या। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनी थी। उस एक्ट का नाम है यूजीसी एक्ट 1956। काम क्या करती है यूजीसी? एजुकेशन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। जैसे देखो एक बॉडी है FSSAI, ये जो बॉडी है ना ये फूड क्वालिटी देखती है, वैसे ही यूजीसी जो है वो हायर एजुकेशन की क्वालिटी देखती है और इसके लिए सिलेबस की गाइडलाइंस देती है, टीचर की क्वालिफिकेशन संबंधित गाइडलाइंस देती है, एग्जाम पैटर्न सब कुछ यूजीसी डिसाइड करती है। फिर दूसरा जो काम है यूजीसी का वो है यूनिवर्सिटीज को पैसा देना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसबर्स ग्रांट्स। अब जो पैसा देता है ना उसकी बात फिर सुननी पड़ती है। जैसे अगर आपको अपने फादर से मदर से पॉकेट मनी मिल रही है तो फिर आप उनकी बात मानोगे, है ना। तो सेम लॉजिक, यूजीसी पैसा देती है तो फिर यूनिवर्सिटीज को देखो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी पड़ती है। और अभी ना इसी पावर का यूज करते हुए यूजीसी ने ना यूनिवर्सिटीज को गाइडलाइंस दी हैं और वो गाइडलाइंस हैं डिस्क्रिमिनेशन संबंधित। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। देखो यूनिवर्सिटीज में ना डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। जैसे कैंपसेस में ना कास्ट के आधार पर रैगिंग होती थी, सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट्स होते थे, मतलब अपर कास्ट के लिए अलग, लोअर कास्ट के लिए अलग। तो एक प्रोफेसर ने ना अपनी रिसर्च में ये लिखा था कि कुछ हॉस्टल्स में ना सो कॉल्ड अपर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर कास्ट स्टूडेंट्स के जो बर्तन हैं वो भी अलग अलग हैं। सोच के देखो 21वीं शताब्दी में अगर इंडिया में ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है। तो उस समय यूजीसी ने क्या किया था, 2012 की ये बात है, 2012 में ना फिर यूजीसी ने ना रेगुलेशंस रिलीज किए थे। लेकिन यहां पे एक दिक्कत यह है, डिस्क्रिमिनेशन को यानी भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी ने जो रेगुलेशंस रिलीज किए थे ना 2012 में, वो एडवाइजरी थे, वो सिर्फ एडवाइजरी थे। आप बोलोगे सर एडवाइजरी मतलब? एडवाइजरी का सिंपल मतलब देखो, जैसे
अभी 26 जनवरी था कल, तो इंडिया गेट पे 26 जनवरी की मान लो परेड हुई राजपथ पे, तो फिर ना वहाँ पे ट्रैफिक जैम की संभावना होती है। तो अखबार में ना दिल्ली पुलिस ना ट्रैफिक गाइडलाइंस रिलीज कर देती है कि आप यहाँ से मत जाइएगा, जाम लगेगा, आप दूसरे रास्ते से जाइए। वो सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं, फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, चालान तो नहीं कटेगा लेकिन आप खुद जाम में फंस जाओगे। जैसे गाइडलाइंस आती है कि हैवी व्हीकल्स को रात को मत चलाओ, एक तो रूल हो गया, एक गाइडलाइन है सिर्फ, नहीं चलाओ। तो अब गाइडलाइंस वो चीज होती है जिनको फॉलो नहीं किया तो मतलब एडवाइजरी वो चीज होती है जिनको फॉलो नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ ना कोई एक्शन नहीं होगा, समझ गए हो, आपको कोई जेल नहीं भेजेगा, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है कि भाई फॉलो कर लो। तो 2012 की जो रेगुलेशंस थी ना यूजीसी की डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, वो सिर्फ एडवाइजरी थी। यूजीसी ने कॉलेजेस को बोल दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना है, और कॉलेजेस ने ना यूजीसी की इन एडवाइजरी गाइडलाइंस को नहीं माना, कॉलेजेस ने इग्नोर कर दिया। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी, इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक था, सिर्फ रूल्स थे लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। तो इसका मतलब 2012 की एडवाइजरी रेगुलेशंस के बाद में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रुका यूनिवर्सिटी कैंपसेस में। रोहित वेमुला का केस 2016 में आया था। पीएचडी का स्टूडेंट था रोहित वेमुला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। रोहित वेमुला ने ना इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, उसको हॉस्टल से निकाला गया, फेलोशिप रुकी, फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। तो उसने ना एक बहुत बड़ा सुसाइड नोट भी लिखा था, और उसके बाद में काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो उसने ना एक बात बोली थी अपने सुसाइड नोट में, माई बर्थ इज़ माई फेटल एक्सीडेंट, मतलब मेरा जन्म होना ही एक बहुत बड़े फेटल एक्सीडेंट के समान था क्योंकि मेरा उस कास्ट में जन्म हुआ। फिर पायल तड़वी केस सामने आया 2019 में, मुंबई का केस था, आदिवासी लेडी डॉक्टर थी। सीनियर डॉक्टर्स ने ना कास्ट के नाम पे बहुत टॉर्चर किया था, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया, फाइनली उसने भी सुसाइड कर लिया। तो इन केसेस के बाद में ना जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हुआ, मीडिया में भी डिबेट्स हुई थी, कोर्ट तक मैटर पहुंचा। तो कोर्ट ने ना यूजीसी को डांटा कि तुम्हारे पास में रेगुलेशन है लेकिन ग्राउंड रियलिटी फिर भी चेंज नहीं हो रही है, क्यों? तो कोर्ट ने यूजीसी को बोला कि भाई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस आप लेके आओ। तो इसलिए ना कोर्ट की डांट के बाद में ना यूजीसी ने अब मैंडेटरी रेगुलेशंस रिलीज किए हैं डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। पहले वाले 2012 वाले सिर्फ एडवाइजरी थे और अभी वाले मैंडेटरी हैं, समझ गए? एक सेकंड। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि अभी जो रेगुलेशंस रिलीज किए गए हैं वो मैंडेटरी हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है, पहले सिर्फ सलाह थी, अब ये कानून बन गया है। मतलब प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ, अगर कॉलेज ने देखो अब यूजीसी के नए 2026 वाले एंटी डिस्क्रिमिनेशन वाले रूल फॉलो नहीं किए, जैसे प्रोविजन है एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, अगर कॉलेजेस ये नहीं बनाई तो देखो फिर इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, फंडिंग फ्रीज हो जाएगी या फिर मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो ये सब चीजें अब होंगी। इसके बाद दूसरा जो बदलाव है वो क्या किया गया है यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस में। पहले देखो डिस्क्रिमिनेशन की जो डेफिनेशन थी वो बहुत नैरो हुआ करती थी, सिर्फ जो साफ साफ दिखने वाले जो ऑब्वियस केसेस थे वो कवर होते थे। लेकिन अब डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में ना बहुत कुछ कवर्ड है, जैसे एससी एसटी डिस्क्रिमिनेशन कवर्ड है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ में अनफेयर ट्रीटमेंट वो भी कवर्ड है, महिलाओं के साथ में और स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन वो भी कवर्ड है। और इवन देखो रेस के नाम पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी कवर्ड है। और एक चीज आपको बताऊं, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है। आप ना नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के बारे में सोचो, दिल्ली बेंगलोर जैसी सिटीज में ना कितनी बार उन्हें चिंकी या फिर चाइनीज कह के बोला जाता है, और कभी कभी तो देखो फिजिकल अटैक्स भी होते हैं। पहले इनके साथ में रेस और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ये कवर्ड नहीं था, लेकिन अब स्पेशली कवर्ड है। और अब ना डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन दोनों कवर्ड है। मतलब टेक्निकल टर्म है, थोड़ा ध्यान से समझना। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, जब देखो कोई ओपनली डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेट करे, किसी को बोलना कि तुम यहां नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम एससी हो, किसी को हॉस्टल
रूम ना देना क्योंकि वो मुस्लिम है, ये डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है। इसको आप देख सकते हो, प्रूव कर सकते हो। लेकिन इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये देखो थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे है, देखो कई बार ना कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ना ऐसे रूल्स बना देती है जो देखो सरफेस पे तो न्यूट्रल लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो किसी एक ग्रुप को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं। एक कॉलेज ने ना रूल बनाया सॉरी एक कॉलेज ने ना एक रूल बना दिया कि एडमिशन इंटरव्यू ना सिर्फ इंग्लिश में होगा। अब सरफेस पे तो देखो ये रूल ना न्यूट्रल लगता है, सबके लिए सेम रूल है, लेकिन देखो प्रैक्टिकली ये ना वो SC ST OBC स्टूडेंट्स जो रूरल एरिया से आते हैं ना, या फिर जो वर्नेकुलर मीडियम से पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। और जो अर्बन स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वो उस इंटरव्यू को ईजिली क्लियर कर देंगे। तो रूल न्यूट्रल दिखा लेकिन इफेक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है। समझ गए? चलो एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान लो हॉस्टल में रूल है कि नॉन वेज फूड जो है वो अलाउड नहीं है। अब सरफेस पे तो देखो इक्वल है कि हाँ भाई सबके लिए अलाउड नहीं है, लेकिन देखो कुछ कम्युनिटीज जहां पे मीट ईटिंग ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे आदिवासी लोग हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं या फिर मुस्लिम्स हैं या फिर कुछ रीजन्स में सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए ये इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेटरी है। तो यूजीसी ने ना दोनों को कवर किया है, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी। तो रूल्स यूजीसी के ना प्रोग्रेसिव हैं। अब देखो पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट क्या है, मतलब किस मुद्दे पे कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट हो रही है, ओबीसी का इंक्लूजन, ये सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। देखो 2012 के रूल्स में ना फोकस कहां पे था, 2012 के रूल्स में ना फोकस SC ST पर था, क्योंकि देखो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इन्हीं ग्रुप्स के साथ में हुआ है। अनटचेबिलिटी होना या फिर सेग्रीगेशन कर देना, ये मेनली SC ST स्टूडेंट्स ने फेस किया है। लेकिन 2026 के रेगुलेशंस ने ना एक्सप्लिसिटली यानी साफ साफ ओबीसीज को भी ऐड कर दिया है। मतलब ओबीसी, अब मतलब आप पूछोगे सर क्या ओबीसी पहले कवर्ड थे या नहीं। देखो राइटर बोलते हैं टेक्निकली कुछ प्रोविजंस पहले भी थे ओबीसी से रिलेटेड, लेकिन ओबीसी से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन ना एक्सप्लिसिटली यानी साफ साफ मेंशन नहीं था 2012 के एडवाइजरी गाइडलाइंस में, लेकिन अब क्लियर डायरेक्ट मेंशन है। अब ना एक बात आपको बताता हूं क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है। आप एक बात बताओ, ओबीसी कौन है? ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। मंडल कमीशन ने इनको आइडेंटिफाई किया था। ये ना देखो SC है ना ST है, लेकिन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 52% पॉपुलेशन ओबीसी है। तो कंट्रोवर्सी देखो ये है, ओबीसी को ऐड करने से ना, ओबीसी को ऐड करने से SC और ST मतलब इन पे जो पहले फोकस ज्यादा होना चाहिए था, वो डिस्टिंक्शन जो है वो ब्लर हो जाएगा। मतलब अगर हम SC ST के साथ में ओबीसी को ग्रुप में अगर ऐड करेंगे ना, तो SC ST का जो डिस्टिंक्शन है वो अलग ग्रुप है। हिस्टोरिकली इनके साथ में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इन्होंने अनटचेबिलिटी फेस की है, वो जो ओप्रेशन है इनका ब्लर हो जाएगा। देखो ओबीसी का जो स्ट्रगल रहा है वो अलग है, दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। इससे ओबीसी को अगर SC ST के साथ रखेंगे तो SC ST की जो पोजीशन है वो डाइल्यूट हो जाएगी। ये पहला आर्गुमेंट दिया जाता है। दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि एफर्मेटिव एक्शन की ना पुरानी पॉलिसी देखो बदल सकती है। मतलब रिजर्वेशन सिस्टम में ना ऑलरेडी SC ST और ओबीसी जो है वो अलग हैं। अगर एंटी डिस्क्रिमिनेशन में मर्ज करोगे तो फिर देखो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर आर्गुमेंट तीसरा भी दिया जाता है, देखो ओबीसी का दायरा ना बहुत बड़ा है, देश की 52% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी में आती है। अब कुछ ओबीसी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है, सबको सेम ट्रीटमेंट देना प्रैक्टिकल चीज नहीं है। तो देखो ये ना एक ऑनगोइंग डिबेट है। एक ग्रुप कहता है कि ओबीसी को मत ऐड करो क्योंकि सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा, वो तो देश की पॉपुलेशन का 52% है। और दूसरा ग्रुप कहता है कि भाई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उनको प्रोटेक्शन दो, पीछे क्यों हट रहे हो। तो ये ऑनगोइंग डिबेट है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो यूजीसी को ना सिर्फ कागज पे रूल नहीं बनाना है, ग्राउंड पे ना स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा।
रूल बनाना तो देखो बहुत इजी है, इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। तो इसलिए यूजीसी ने ना रूल नहीं बनाया, स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की है। 3 टियर स्ट्रक्चर यूजीसी ने बनाया है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। जैसे देखो, सबसे पहले ना हर कॉलेज में ना एक ईओसी होना जरूरी है। ईओसी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, हर जगह हर कॉलेज में ये कंपलसरी है। मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी हो या फिर छोटा कॉलेज हो, हर जगह एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना जरूरी है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर करेगा क्या, इसको ना आप एक एग्जांपल की सहायता से समझो। देखो, एक पुलिस स्टेशन जैसे काम करता है ना, मतलब लोगों के साथ में गलत होता है तो वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर पुलिस स्टेशन जैसा काम करेगा। जैसे मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वैसे ही कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन हो तो कहाँ जाएंगे, ईओसी के पास में। फंक्शन क्या होंगे ईओसी के, ये देखो, कंप्लेंट रिसीव करेगा, लोगों को यानी स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए वर्कशॉप रन करेगा, ट्रांसपेरेंसी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कितनी कंप्लेंट्स आई, क्या हुआ, वो सारी चीजें। दूसरे नंबर पे ना इक्विटी कमेटीज एस्टैब्लिश की जाएंगी। मतलब ईओसी के अंदर ही एक कमेटी बनेगी जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये इक्विटी कमेटी जो कंप्लेंट रिसीव हुई है ना उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और एक्शन रेकमेंड करेगी। ऊपर वाली बॉडी तो सिर्फ कंप्लेंट रिसीव करेगी, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के अंदर एक इक्विटी कमेटी होगी जो उन कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेगी और बताएगी क्या एक्शन लेना है। अब आप पूछोगे सर इस इक्विटी कमेटी में बैठेगा कौन कौन। देखो, रिप्रेजेंटेशन वाइड होना जरूरी है, तो यूजीसी ने बताया है कि इस इक्विटी कमेटी में एससी मेंबर होना चाहिए, एसटी मेंबर होना चाहिए, ओबीसी मेंबर होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी होना चाहिए। और ये कंपोजिशन देखो जरूरी है। अगर कमेटी में सिर्फ सो कॉल्ड अपर कास्ट प्रोफेसर्स होंगे और एक दलित स्टूडेंट कंप्लेंट करेगा तो फिर उस स्टूडेंट को लगेगा कि यार फेयर सुनवाई नहीं होगी, तो इसलिए कमेटी को डाइवर्स बनाना जरूरी है। फिर तीसरे नंबर पे है लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी। ये पॉइंट देखो गेम चेंजर है। पहले क्या होता था, कुछ गलत हुआ कैंपसेस में, ब्लेम कहां जाता था, नीचे पास हो जाता था। प्रिंसिपल बोलता था मुझे पता नहीं, वीसी बोलता था डिपार्टमेंट हैंडल करता है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। लेकिन अब ना वाइस प्रिंसिपल और वाइस चांसलर, मतलब प्रिंसिपल और वाइस चांसलर डायरेक्टली जिम्मेदार होंगे। अगर कंप्लायंस नहीं हुआ तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो फंसेगा। मतलब प्रैक्टिकली अब क्या होगा, अगर ईओसी नहीं बना तो वीसी को नोटिस जाएगा, अगर कंप्लेंट हैंडल नहीं हुई तो प्रिंसिपल आंसरेबल है, अगर डेटा सबमिट नहीं हुआ तो फंडिंग रुकेगी और हेड रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो गेम चेंजर है देखो। और इवन एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करना भी ना मैंडेटरी है। एनुअल रिपोर्ट्स सबमिट करना मैंडेटरी है। क्वार्टरली रिपोर्ट्स ये सब पब्लिश करना पड़ेगा अब कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को। यूजीसी को बताना पड़ेगा कि एक क्वार्टर में या फिर पूरे साल में कितनी कंप्लेंट्स आई, क्या एक्शन लिया गया। अब इससे ना उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर होगी। अब कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई, देखो सवाल उठता है, अगर ये अच्छा है, मतलब गाइडलाइंस अच्छी हैं, तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। तो क्रिटिक्स के आर्गुमेंट्स और सपोर्टर्स के आर्गुमेंट्स दोनों समझते हैं। क्रिटिक्स के क्या आर्गुमेंट हैं। क्रिटिक्स का पहला आर्गुमेंट देखो ये है, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन ना बहुत ब्रॉड है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है और क्या नहीं है क्लियरली डिफाइन नहीं है गाइडलाइंस में, तो इसलिए गाइडलाइंस का ना मिसयूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि मान लो एक प्रोफेसर ने ना स्टूडेंट को एग्जाम में फेल कर दिया, जेन्युइन रीजन था, स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन स्टूडेंट नाराज हुआ, उसने ना कंप्लेंट कर दी कि प्रोफेसर ने ना कास्ट के आधार पे मुझे फेल कर दिया। तो अब प्रोफेसर को यह प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, मैंने जो इसको फेल किया वो मेरिट के बेस पे किया। मतलब छोटी छोटी बातों को बिना डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता है। डेफिनेशन काफी वेग है। फिर दूसरा है ऑटोनमी। यूनिवर्सिटीज की जो ऑटोनमी है वो खत्म हो रही है। मतलब इंडिया में देखो पहले से बहुत ज्यादा इस बात पे हल्ला होता है कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब इस केस में भी देखो यूजीसी हर चीज डिसाइड कर रही है। तो यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी अगर यूजीसी हर चीज डिसाइड करेगी, इनोवेशन कैसे आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं यूनिवर्सिटीज के पास में। नेक्स्ट इश्यू कैपेसिटी का है। देखो हर कॉलेज के पास में ना इतने रिसोर्सेज हैं नहीं कि यूजीसी की इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करें। इंडिया में कितने कॉलेज हैं, 40,000 से ज्यादा कॉलेज हैं इंडिया में।
छोटे मोटे, इनमें से कितने वेल फंडेड हैं? बहुत कम। छोटे टाउन्स में कॉलेजेस जो हैं वहां पे तो देखो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वहां पे कैसे ईओसी बनाओगे, कैसे इक्विटी कमेटी बनाओगे, ट्रेन स्टाफ कहां से लाओगे? तो लिटिगेशन बढ़ जाएगी। फिर सोशल फॉल्ट लाइंस की बात बताई जाती है। क्रिटिक्स ये भी डर रहे हैं कि देखो इन गाइडलाइंस की वजह से ना बल्कि स्टूडेंट्स और ज्यादा डिवाइड हो जाएंगे, कैंपस में पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी और कास्ट आइडेंटिटी और ज्यादा बल्कि स्ट्रांग होगी। स्टूडेंट्स खुद ही सेग्रीगेट हो जाएंगे, ये मेरी कास्ट का है, ये मैं इसको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा, और ये दूसरी कास्ट का है, तो बल्कि ग्रुप अलग अलग कास्ट के आधार पर बनेंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगा आप बताओ? फिर नेक्स्ट स्पोर्टर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट स्पोर्टर ये देते हैं कि आप डेटा देखो, डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स जो हैं वो देखो बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में। नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी का डेटा देखो, यूजीसी के सर्वेस देखो, कंप्लेंट का नंबर बढ़ रहा है, तो ये जरूरी था। स्पोर्टर्स थोराट कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। थोराट कमेटी ना, इसकी रिपोर्ट आई थी 2007 में। देखो ये लैंडमार्क स्टडी है, एम्स दिल्ली में स्टडी की गई थी और फाइंडिंग्स काफी ज्यादा हैरान करने वाले थे कि एससी एसटी स्टूडेंट्स को ना अलग ट्रीटमेंट मिलता है। वहां पे रैगिंग होती है कास्ट के आधार पे, कास्ट बेस्ड गालियां होती हैं। तो ये तो देखो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है। फिर एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है स्पोर्टर्स के द्वारा कि देखो रूल्स तो 2012 से थे, 13 साल हो गए, डिस्क्रिमिनेशन तो बंद हुआ नहीं, तो इसलिए नए रूल्स जरूरी हैं। समझ गए? अब बात आती है कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड की। देखो एक कोट है अंबेडकर का, राइट्स आर प्रोटेक्टेड नॉट बाय लॉ बट बाय सोशल एंड मोरल कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी। मतलब अंबेडकर साहब ने यह बोला था कि लॉ बनाना सफिशिएंट नहीं है, लॉ सिर्फ एक टूल है। असली चेंज तब आता है जब देखो समाज का जो कॉन्शियंस है, समाज की जो अंतरात्मा है वो बदलती है। जब लोग देखो अंदर से ये समझें कि डिस्क्रिमिनेशन गलत है, तब देखो चीजें बदलती हैं। अब यूजीसी ने 2026 की नई गाइडलाइंस की सहायता से रूल तो बना दिया, लेकिन क्या इससे समाज की अंतरात्मा बदली? नहीं। क्या प्रोफेसर्स जेन्युइनली संवेदनशील होंगे? वक्त बताएगा। तो आगे फिर कुछ ऐसे वे फॉरवर्ड में बोला जाता है, ये इंश्योर करना कि ये सिर्फ पेपर टाइगर बन के ना रह जाए, और स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है लेकिन झूठी कंप्लेंट से प्रोफेसर्स को भी बचाना है। कैपेसिटी बिल्ड करनी है छोटे कॉलेजेस की। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 के अंतर्गत। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, अगर देखो इंडिया को स्पोर्ट्स में सुपरमेसी स्टैब्लिश करनी है ना, तो पहले देखो पोल्यूशन से लड़ना पड़ेगा। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप सोच के देखो, एक तरफ देखो इंडिया ना 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने की तैयारी कर रहा है, मेडल्स का अपना सपना है, लेकिन स्टेडियम के बाहर हवा कितनी ज्यादा जहरीली है। क्या ऐसी सिचुएशन में हम स्पोर्ट्स में सुपर पावर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले ना आप बेसिक समझो। हाल ही में ना कुछ समय पहले सरकार ने ना खेलो भारत नीति 2025 लॉन्च की। अब सरकार ने ना 24 साल बाद में अपनी जो पॉलिसी थी वो चेंज कर दी, और इस नई खेलो भारत नीति पॉलिसी के ना 5 पिलर्स हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं ये यहां पे दिए भी हुए हैं। एलीट पाथवेज, एलीट पाथवेज मतलब टॉप के एथलीट्स बनाने हैं अपने को। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब स्पोर्ट्स से पैसा कमाना है। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब खेलो भारत नीति 2025 का एक लक्ष्य यह भी है सोसाइटी को जोड़ना है। नेक्स्ट है पीपल्स मूवमेंट, मतलब सबको एक्टिव करना है। और पांचवा है इंटीग्रेशन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल भी। अब देखो आप पेपर पे देखोगे तो ना ये पॉलिसी आपको बहुत बढ़िया लगेगी, क्योंकि ये भाईचारा प्रमोट करती है, हेल्दी लिविंग प्रमोट करती है, लाइफ स्किल्स कल्टीवेट करवाती है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन राइटर कहते हैं ये पूरा जो विजन है ना वो फेल हो जाएगा एक चीज के कारण, वो चीज है पोल्यूशन। अगर हवा ही साफ नहीं होगी तो हेल्दी लिविंग का जो पिलर है हम कैसे खड़ा करेंगे? तो यहां पे गैप है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का। आप ये सोचोगे सर पोल्यूशन की समस्या तो सबके लिए है ना, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए अलग से थोड़ी ना है। नहीं, यहां पे आप एक
टर्म समझो, वेंटिलेशन रेट। वेंटिलेशन रेट, देखो जब आप मैराथन दौड़ते हो ना या साइकिलिंग करते हो, तो उस सिचुएशन में आप नॉर्मल सांस नहीं लेते, आप 10 से 20 गुना ज्यादा इनहेल करते हो। ज्यादा हवा का मतलब ज्यादा PM 2.5 आप इनहेल कर रहे हो। ज्यादा हवा आप इनहेल कर रहे हो मतलब ज्यादा ओजोन आप इनहेल कर रहे हो, ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप इनहेल कर रहे हो। और ये सब चीजें कहां जाती हैं? आपके लंग्स में जाती है, यानी स्पोर्ट्स पर्सन्स के लंग्स में जाती हैं। और ये जो पोल्यूटेंट्स है ना, सीधा ब्लड स्ट्रीम में घुसते हैं, जो बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसको चोक कर दिया जाता है इन पोल्यूटेंट्स के द्वारा, और फिर इससे होती हैं बीमारियां। पुल्मोनरी डिजीज यानी सांस लेने की जो बीमारियां हैं, फिर इससे हो जाती हैं। सोचो एक एथलीट अपनी देखो बॉडी बनाने के लिए ना बेचारा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी इतना ज्यादा जो जहर है वो निगल रहा है। अब कई गेम ऐसे हैं, जैसे फुटबॉल है, पूरा गेम में ही भागदौड़ चलती रहती है, जल्दी जल्दी सांस चलती रहती है, हाई इंटेंसिटी बर्स्ट होते हैं इन गेम्स में। तो इन गेम्स में अब एथलीट्स की जो कैपेसिटी है ना वो कम हो रही है पोल्यूशन के कारण, समझ गए। और ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स जानते हो कौन है? ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, एक तो देखो बच्चे यानी चिल्ड्रन, पैरा एथलीट्स यानी जो डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, या फिर वुमेन, महिलाएं देखो अस्थमा के लिए ना 3 गुना ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं, यानी महिलाएं ज्यादा सफर करती हैं एज कंपेयर टू मेन स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो आर्टिकल ने कुछ मतलब एग्जाम्पल्स भी दिए, देखो जो इंडिया की रेपुटेशन को काफी खराब करने वाले हैं। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ, एंडर्स एंटोनसन, ये पूरे वर्ल्ड के ना 30 नंबर के सबसे बड़े बैडमिंटन प्लेयर हैं। अब इन्होंने ना इंडियन ओपन 2026 के बैडमिंटन टूर्नामेंट से ना अपना नाम जो था वो वापस ले लिया। इन्होंने क्या बोला कि भाई दिल्ली में जो AQI है वो 400 प्लस है, मैं नहीं जाऊंगा इंडिया में खेलने के लिए। तो देखो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर पे ना बहुत बड़ा थप्पड़ है, तमाचा है। एक तरफ हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं और क्या इंडिया बन गया है पोल्यूशन के कारण। दिल्ली में इवन दूसरे भी जो टूर्नामेंट्स थे, हाफ मैराथन वो कैंसिल करना पड़ा, साइकिल की एक टूर्नामेंट थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी। हेल्थ एडवाइजरीज ऐसी जारी की जा रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कि बच्चों को आउटडोर यानी घर से बाहर ना खेलने दिया जाए। और इवन एक स्कीम है सरकार की, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो टॉप के एलीट एथलीट्स को टारगेट करती है ताकि वो मेडल लेके आए। इवन टॉप्स स्कीम के जो एथलीट्स हैं ना, एलीट एथलीट्स, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग के लिए ना आप विदेश में भेजो, इंडिया में हम सांस नहीं ले पा रहे हैं तो हमें विदेश भेजो ट्रेनिंग के लिए। और बात देखो सिर्फ हवा की नहीं है, पानी की भी है। इंडिया में जो वाटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ना वो भी खतरे में हैं। नदियों में सीवरेज का पानी बहाया जा रहा है और हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा हैं। इवन जो विंटर स्पोर्ट्स हैं वो भी सेफ नहीं है। जो सूट होता है ना, सूट यानी काला धुआं, वो देखो बर्फ के ऊपर जमता है। अब जिससे बर्फ जो है वो आपको पता है ज्यादा तेजी से पिघलती है। क्यों? एल्बिडो इफेक्ट, याद करो ज्योग्राफी। मतलब जो वाइट चीजें होती हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर वाइट बर्फ के ऊपर ब्लैक धुआं, ब्लैक पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे तो वो सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो वो बर्फ पिघल जाएगी। समझ गए? तो राइटर बोलते हैं, अब सॉल्यूशन की बात की जाती है राइटर के द्वारा। अब सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक ढंग से बता देता हूं। ये लो, खाली पेज ले लिया। सॉल्यूशन में राइटर बोलते हैं सबसे पहले आप ना अर्बन प्लानिंग अच्छे से करो। अर्बन प्लानिंग अच्छे से करो मतलब रूल्स में ना डिस्क्रिशन जो है वो खत्म करो आप। अभी क्या होता है, जैसे प्लानर जो है ना, खास करके ब्यूरोक्रेट्स कई बार अपनी मर्जी से कुछ भी शहर डिजाइन कर देते हैं। लेकिन ना आप, मानता हूं देखो लोकल कंडीशंस कई बार अलग अलग होती है, लेकिन जितना हो सके कुछ बेसिक फ्रेमवर्क अडॉप्ट करो शहर डिजाइन करते वक्त। जैसे देखो ऐसे शहर बनाओ जहां पे ना स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल सब 15 मिनट की पैदल दूरी पर हो। इंडिया के अभी जो शहर है ना वो थोड़े
हेट्रोजीनियस टाइप के लगते हैं, बेढंगे से लगते हैं। इवन बीजिंग की ना केस स्टडी देते हैं राइटर। 2008 में ना बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे। अब उन्होंने क्या किया, सारी जो फैक्ट्रीज थी ना उनको शहर से बाहर भेज दिया। कोल यूज होता था, कोल यूज करना बंद कर दिया और गैस यूज करना स्टार्ट हुआ, यानी कोल से गैस पर शिफ्ट कर गए। एमिशंस जो थे वो 30% तक कम कर दिए। हमें भी देखो इस प्रकार के ना ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टेडियम के आसपास, जैसे ये स्टेडियम है ना, स्टेडियम के आसपास थोड़ा ग्रीन बेल्ट हो, ताकि ट्रैफिक का जो धुआं है वो ग्राउंड तक ना आए। और आर्टिकल ना एक टर्म यूज करता है यहां पे, ये देखो, ओवरटर्न विंडो। ओवरटर्न विंडो मतलब वो रेंज ऑफ आइडियाज जो जनता एक्सेप्ट करने को तैयार है। देखो आज के समय में ना लोग, आपको पता है, थोड़े ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, इवन मार्केट भी तैयार है। तो स्कूलों के आसपास प्लेग्राउंड बनाने के लिए आप टैक्स ब्रेक दो, स्पोर्ट्स वेन्यूज को ना हेल्थ एसेट मानो। तो ये स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। मतलब कि अब देखो इंडिया ना और इंतजार नहीं कर सकता। इंडिया की रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है, इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, टॉप के जो एथलीट्स हैं वो इंडिया में आने से मना कर रहे हैं। तो और इंडिया कितना वेट करेगा? पोल्यूशन को लेके तो कोई इमरजेंसी, कोई अर्जेंसी दिखती ही नहीं लीडर्स में, बिल्कुल भी नहीं दिखती। उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। जब सब कुछ बिगड़ जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तब जाके मतलब वो जागेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और वैसे राइटर बोलते हैं, देखो हम कहने को सुपर पावर हैं आईटी में, लेकिन कुछ लगाओ ना इक्विपमेंट्स। मतलब आप थोड़ा टेक्नोलॉजी की सहायता से चीजें अरेंज करो। फॉर एग्जांपल AQI अगर 100 से कम है तो इसका मतलब सब नॉर्मल है। 100 से 200 के बीच में AQI है तो ट्रेनिंग मॉडिफाई करो एथलीट्स के लिए। 200 से ज्यादा अगर AQI है तो आउटडोर जो स्पोर्ट्स है वो बंद करो। ऐसी गाइडलाइन पहले से फिक्स होनी चाहिए। कोई रूल्स नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ रूल्स फॉलो करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो एथलीट्स हैं और स्टाफ है वो देखो बीमारियों से बचेगा। और जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था ना, रियल टाइम डैशबोर्ड होना चाहिए हर स्टेडियम में, हर ट्रैफिक सिग्नल पे, कि AQI कितना चल रहा है, PM 2.5 का डेटा क्या है। हर ट्रैफिक सिग्नल पे, हर स्टेडियम के बाहर ऐसा डैशबोर्ड होना चाहिए। इवन आप ना इस चीज को गूगल मैप या फिर ओला उबर से भी इंटीग्रेट कर दो चाहे। मतलब कि गूगल मैप आपको दिखाए कि देखो अभी हवा साफ नहीं है दौड़ने के लिए, रनिंग के लिए। और इंडोर जो हाल होते हैं ना खेलने के लिए, वहां पे बढ़िया फिल्टर लगाए जा सकते हैं, हैपा फिल्टर्स, या फिर ऐसी रूफ लगाई जा सकती है जो रिट्रैक्टेबल हो। रिट्रैक्टेबल मतलब विदेशों में आपने देखी होगी, स्टेडियम के ऊपर छत होती है, बारिश बुरिश आए तो उसे बंद कर दिया जाता है, वैसे वो छत खुली रहती है। तो ऐसी रिट्रैक्टिंग रूफ लगाई जा सकती है। कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं, देखो हम ना कुछ इवेंट्स अच्छे से कर लेते हैं, जैसे कुंभ का मेला है, इलेक्शंस हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, लेकिन ये इवेंट्स करके ना हम भूल जाते हैं। बट स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस के लिए ना हमें लगातार एफर्ट्स डालने होंगे। और सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि समाज को, सरकार को, मार्केट को, सबको मिलकर काम करना होगा। अगर देखो हमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में इज्जत बचानी है और मेडल्स जीतने हैं ना, तो पोल्यूशन का तो ऑडिट भाई कंपलसरी होना चाहिए। अदरवाइज तो कोई खेलने ही नहीं आएगा हमारे देश में 2030 तक। 4 साल बाद ही तो हैं, कोई खेलने आएगा ही नहीं तो कितनी बेइज्जती होगी आप बताओ। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को अब बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ में हमें टैकल करना होगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।